morning students, welcome to SJI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, कल हमने पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत कुछ अन्य जो व्यंजन हैं उनके बारे में पढ़ा व समझा। आज मैं आपको इसी पाठ के अंतर्गत जो और अन्य व्यंजन के हैं जैसे उच्चारण के आधार पर उनको मैं समझाऊंगी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या है ये समझिए। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का, वर्ग आपने पढ़े हैं, का वर्ग, चा वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां व्यंजन तथा ड़ा, या, रा, ला, व आते हैं। अर्थात क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण तथा ड़ा, या, रा, ला, व वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का, जैसा कि आपने समझा, वर्ग क्या है? 5 वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन ड़ा, सा, शा, शा, हा आते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तो आते ही हैं, उसके साथ साथ ड़ा, सा, शा, शा, हा वर्ण भी आते हैं। किसके अंतर्गत? महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। तो ये 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और श, श, शा आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये? अघोष वर्ण। और प्रयत्न के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं। दूसरा है सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन तथा ड़ा, डा, या, रा, ला, वा और हा आते हैं। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसे मैं पुनः दोहराऊंगी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला अल्पप्राण व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां तथा ड़ा, या, रा, ला, वा वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत। फिर है महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं।
इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन ड़, श, स, ह आते हैं। प्रयत्न के आधार पर षड्यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। पहला अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और श आते हैं। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड़, या, रा, ला, वा और हा आते हैं। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, अब आप उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद व प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने होते हैं तथा किस प्रकार इनका हम उच्चारण करते हैं, इनको आप पढ़ करके स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I will explain second chapter where it was left in my next earlier video. Okay, the students, it was left for privacy, said Rakesh. जब उसके दादाजी ने क्वेश्चन किया कि why he was making a fence around the cherry plant, then Rakesh replied, for its security. It was left in my earlier video. So I will start it from the next paragraph, which begins, he looked at the tree every morning. Page number 16. Okay, this is the last paragraph of the first part. He looked at the tree every morning. Students, Rakesh every morning, प्रत्येक सुबह, looked at means watched, glanced. रोज सुबह वो चेरी प्लांट को देखा करता था, but it didn't seem to be growing very fast. लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कि पेड़ की ग्रोथ बहुत स्लो है. It was not growing very sharply. It was growing very, very slowly. So he stopped looking at it. इसीलिए राकेश ने उसको देखना ही बंद कर दिया. Stopped means बंद कर दिया. Looking at it, इसको राकेश didn't see the plant anymore, except quickly out of the corner of his eyes. बल्कि वो क्या करता? Except सिवाय, quickly means sharply, out of the corner of his eyes, अपनी आंख के एक कोने से हल्का सा देख लेता था. That means Rakesh didn't look at the small plant anymore, but he looked at a quick glance for shortly. And after a week or two, then एक या दो वीक के बाद क्या होता है? When he allowed himself to look at it properly. That means एक या दो वीक के बाद जब राकेश ने इस स्मॉल प्लांट को प्रॉपरली देखा तो क्या होता है?
He found that it had grown at least an inch. तो उसने देखा कि पेड़ लगभग उसकी ग्रोथ 1 इंच हो चुकी है. ओके. When Rakesh finally, after 1 or 2 weeks, glanced at the small plant, he noticed that it had grown 1 inch more. Okay. Now this part is finished. Now second part of this lesson. That year the monsoon rains came early. उस साल monsoon rains, that means rainy season, came early, that means came a little earlier, came very soon. उस साल क्या होता है? मानसून, that means rainy season, थोड़ा जल्दी आ जाता है. The cherry tree grew quickly, और चेरी प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है. Usually it happens that in monsoon, that means rainy season, all the plants grow sharply. That's why that year the cherry plant grew sharply due to rain, which came a little earlier. It was about 2 feet high, और ये प्लांट लगभग अब 2 फीट का हो गया था. इट्स लेंथ, इट्स हाइट इंक्रीज्ड अप टू 2 feet. When a goat entered the garden, तभी एक दिन क्या होता है? A goat entered the garden. उसके गार्डन में एक गोट एंटर करती है. And ate all the leaves. और इस गोट ने उस चेरी प्लांट की सारी लीव्स को खा लिया. ओके भाई, बैड लक. इट वॉज बैड लक फॉर राकेश एज वेल एज फॉर द स्मॉल प्लांट दैट goat entered into his garden and all the leaves of the plants were eaten. The plants was almost about 2 feet high. Only the main stem and 2 thin branches remained. और इस वृक्ष में, इस छोटे से पौधे में केवल मेन स्टेम बचा. मेन स्टेम के अलावा थिन ब्रांचेस, छोटी छोटी पतली सी टहनियां, रिमेन्ड मीन्स लेफ्ट. When the goat had eaten all the leaves of that small plant, only main stem and some other thin branches were left. Okay. Never mind, said grandfather. उसके दादाजी ने जब ये समाचार सुना तो क्या कहा? नेवर माइंड, डोंट माइंड. बेटा कोई बात नहीं है, बुरा मत मानो. सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, यानी जब उसके दादाजी ने देखा कि राकेश बहुत अपसेट है, तो उसके दादाजी ने उसको एडवाइज किया दैट ही शुड नॉट वरी. हिज ग्रैंडफादर when noticed that he was looking extremely upset, advised him not to worry, not to be upset at all, and said, और क्या कहा? It will grow again. Cherry trees are tough. दादाजी ने क्या कहा कि बेटा चिंता मत करो, it will grow again. That means इसकी ग्रोथ पुनः स्टार्ट होगी, ये पुनः उगेगा, क्योंकि चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं. टफ मीन्स दे डोंट डाई इजिली. देयर ग्रोथ इज मेंटेन्ड इवन सम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. दैट्स वाई राकेश शुड नॉट वरी एट ऑल, इवन व्हेन ऑल द लीव्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स वर ईटन बाय द गोट. Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Towards the end of the rainy season, that means end, finish, last. Rainy season के, मानसून के finish, जब finish हो रहा था, अंत हो रहा था, समापन हो रहा था, new leaves appeared on the tree. Appeared means came. On the tree, वृक्ष पर. यानी मानसून का जब प्रस्थान हो रहा था, समापन हो रहा था,
तब तक उस छोटे से पौधे में नई पत्तियां उग आई थी। ओके, यू नो, टिल द एंड ऑफ द रेनी सीजन व्हेन इट वाज डिपार्चरिंग फ्रॉम हिज कंट्री, फ्रॉम हिज होम टाउन, देयर वर न्यू लीव्स ऑन दैट स्मॉल प्लांट। Then a woman cutting the grass cut the cherry plant in two, but it was a great misfortune for the young plant as well as for Rakesh that once again something extremely bad happened. एक बार और फिर बुरा होता है। क्या होता है? एक महिला कटिंग द ग्रास, जो गार्डन में घास कट कर रही थी, तो उसने क्या किया? कट द चेरी इनटू, उसने स्मॉल प्लांट्स को बाय मिस्टेक 2 टुकड़ों में काट दिया। ओके, इट वाज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय द वीमेन हु वाज कटिंग ग्रास इन द गार्डन बाय मिस्टेक। व्हेन ग्रैंडफादर सा व्हाट हैड हैपेंड, ही वेंट आफ्टर द वुमन एंड स्कोल्डेड हर। जब दादाजी ने ये सब देखा, क्या देखा? कि इस प्लांट्स को डैमेज हुआ है, क्षति हुई है, इस प्लांट्स को इस महिला ने 2 भागों में कट कर दिया है। तो उसके दादाजी उस महिला के पास गए एंड स्कोल्डेड, दैट मीन्स रिब्यूक्ड, उसको फटकार लगाई, डांट लगाई। बट द डैमेज कुडंट बी रिपेयर्ड, लेकिन इस फटकार का क्या फायदा? क्योंकि जो डैमेज उस ट्री का हुआ था वो कांट बी रिपेयर्ड, वो रिपेयर नहीं किया जा सकता था, कांट बी रिकवर्ड। ओके, हियर द राइटर सेज दैट व्हेन ग्रैंडफादर नोटिस्ड दैट द स्मॉल चेरी प्लांट वाज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ वुमन हु वाज कटिंग ग्रास इनटू द गार्डन, शी वेंट to the woman and scolded her, but it was all in vain because the damage couldn't be repaired. Okay, maybe it will die now said Rakesh. राकेश ने क्या कहा? दादाजी, maybe it will die now, maybe possibility, it will die now, हो सकता है कि ये अब मर जाए, that means it will fade up, it will dry up। राकेश ने ये सब देख करके अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, हो सकता है कि अब चेरी प्लांट मर जाए, अब ये आगे इसकी ग्रोथ ना हो पाए। एंड राकेश इन्फॉर्म्ड हिज ग्रैंडफादर दैट इट वाज पॉसिबिलिटी दैट चेरी प्लांट मे नॉट ग्रो नाउ, इट मे डाई वेरी सून बिकॉज इट वाज कट इनटू 2 पार्ट्स। मे बी सेड ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने क्या कहा? उसकी बात का समर्थन किया। हिज ग्रैंडफादर अप्रूव्ड हिज कन्वर्सेशन, अप्रूव्ड हिम एंड सेड मे इट हैपन, बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन चेरी ट्री बिल्कुल मरने के उसमें कोई इंटेंशन, दैट मीन्स विलिंग, इंटेंशन मीन्स विलिंग, plan. Cherry tree didn't like the idea to die so soon. उसका मरने का कोई विचार नहीं था। But the time summer came round again, it had sent several new shoots with tender green leaves. लेकिन जैसे फिर गर्मी का सीजन आता है, it had sent several new shoots. Sent means not भेजना नहीं, sent means grown, appeared. Several means many. New shoots, shoots means small and soft stems. इसमें छोटे छोटे shoots निकलने लगे, मतलब तने निकलने लगे, ब्रांचेस निकलने लगी, with tender green leaves, और इनमें छोटी छोटी, tender means very soft, बहुत ही नाजुक पत्तियां भी उगने लगी। Okay, the writer says that as summer approached again, the cherry plant started growing. It yielded some new branches
and some new leaves also came on the small plant. Rakesh had grown taller too. और अब तक राकेश भी टाल हो चुका था. That means till now Rakesh had also grown. He had become a little taller. He was 8 now. Now he was 8 years old. अब राकेश की उम्र 8 साल हो गई थी. That monsoon the cherry tree had grown another fruit. और फिर जब एक बार पुनः मानसून सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, तो चेरी ट्री में ग्रोन अनदर फ्रूट. दैट मीन्स अ न्यू ब्रांच केम आउट. अ न्यू ब्रांच अपीयर्ड. एक नया तना इसमें निकलता है. इवन व्हेन देयर वाज रेन एंड व्हेन इट रेन्ड हेवीली, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री. यानी बारिश के टाइम में भी कभी कभी राकेश इस प्लांट को वाटरिंग करता था. The author want to say that when rainy season came, the tree started growing again. A new branch appeared in it, and Rakesh started watering the cherry plant even it rained in rainy season. He wanted it to know that he was there. राकेश wanted it to know. जानना चाहता था, इसको बताना चाहता था that he was there. वाटरिंग क्यों करता था? क्योंकि राकेश प्लांट को ये अश्योर करना चाहता था, भरोसा दिलाना चाहता था कि वो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके करीब है. राकेश loved that cherry plant so much that he wanted to make it sure that he was there always for its protection. Okay, students, next day I will start from where now I am leaving. Okay, so prepare this paragraph, whatever is taught today, revise again and again and prepare other meanings. Next day I will start from that winter came early. Okay, till then thank you for attending the class. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have completed exercise 1D of chapter number 1. Today we will be starting with exercise 1E. This exercise deals with international system of the numeration of number system. ठीक है, इस क्लास में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इसका जो स्टार्टिंग में थोड़ा है वो फर्स्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, क्लास नंबर 1 ऑफ चैप्टर क्लास में. ठीक है, so let's start international system. For international system, I would like to tell you the convention. कैसे पढ़ते हैं, जैसे जो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, then crore, 10 crore, इस तरह से चलता है. ठीक है, but in international system, the thing starts with ones, tens, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million, then 10 million, and then 100 million, और उसके बाद बिलियन. ठीक है, तो दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन. ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है न्यूमरेशन का. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, तो दूसरी चीज आती है कि कॉमास कहां पे प्लेस करें. ठीक है, तो कॉमास के लिए मैं अलग से बता देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल हिंदू अरेबिक सिस्टम हम लोग कर रहे थे, तो देयर सपोज वहां पे एक नंबर दिया था 45,33,975. सपोज ऐसा एक नंबर दिया गया. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं कॉमा लगाने की, और सबसे पहला कॉमा लगता है 100 स्पेस के बगल में. ठीक है, उसके बाद हमेशा 2 2 के पेयर्स में ही कॉमा लगता है. ये किसमें होता है, हिंदू अरेबिक में होता है.
लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हमेशा ही 3 डिजिट्स के गैप में ही कॉमा लगता है। बट ये अलग बात है कि लास्ट वाले में केवल 2 ही डिजिट बच रही है, तो आपको वहीं पे लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज 45,937,483 ये एक नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इधर से जाएंगे 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, बस। अब यहाँ पे 3 डिजिट मिल नहीं रही है तो यहाँ पे कॉमा लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इन इंटरनेशनल सिस्टम जो कॉमास लगेंगे वो हमेशा इधर से शुरू होकर के 3 डिजिट्स के बाद काउंट करके ही कॉमा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप खुद ही देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है कैसे चल रहा है, 1s 10s 100 ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। देन 1000 10,000 100,000 ये अनदर ब्लॉक, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन अनदर ब्लॉक। तो यू कैन क्लियरली सी कि इन इंटरनेशनल सिस्टम जो ब्लॉक्स हैं, जो एक लिमिट बोल सकते हैं नंबर्स की, वो कितने की है, 3 की है ना। इसीलिए हम लोग कॉमास इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कॉमास इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद क्यों लगाते हैं, ठीक है। So now we should start with our exercise. और exercise में question number 1 is same कि आपको कॉमास प्लेस करने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, it is written 1,64,839 1,64,839। ये जो कॉमास लगे हैं वो किसके हिसाब से लगे हैं, ये लगे हुए हैं हिंदू अरबिक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको यूज किसके हिसाब से करना है, इंटरनेशनल के हिसाब से हमें कॉमास यूज करना है, ठीक है। 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakh, ये हो गया हिंदू अरबिक। अगर इसको इंटरनेशनल लेने की कोशिश करोगे तो आप क्या पढ़ोगे इसको, दिस इज 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 100,000। तो आप क्या बोलोगे 164,839, ठीक है। तो लिख दोगे 164,839। और आप जानते हो कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास 3 डिजिट के बाद लगता है, तो यहाँ से काउंट करो, यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ स्टार्टिंग में लगाने कोई लॉजिक है नहीं, तो सिर्फ कॉमा एक जगह ही लगेगा, है ना। और कॉमा लगाने से आपको चीजों को पढ़ने में भी क्या होती है, आसानी होती है। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ सेपरेटेड है 3 डिजिट्स, यहाँ सेपरेटेड है 3 डिजिट। इसका मतलब क्लियरली ये है 164,000 जो कि अलग चीज है, 839 जो अलग चीज है ना। तो कॉमास के सेपरेशन से आप इसको भी आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन कर देता हूं, लाइक पार्ट नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे बोला गया ऑल्सो रीराइट द नंबर्स इन इंटरनेशनल फॉर्म। तो आप लिख भी सकते, बताया ना मैंने, ये कितना 164,839, ठीक। इट इज 164,839, ठीक। एक पार्ट और लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है इट इज 90 करोड़ 9 lakhs 90 करोड़ 9 lakhs 9,000 एंड 90 ना, काफी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको क्या लिखना है, पहले इसको कॉमा सेपरेट करने किससे, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहले 5 डिजिट्स को नोट करो आप, 90,090,098, ठीक है। सेपरेशन यहां से 3 का, 1 3 हो गया, फिर 3, बस। इसके बाद 3 कहां पे आएगा, यहां पे। तो स्टार्टिंग में कॉमा लगाते नहीं। तो आप क्लियरली समझ सकते हो ये किसकी रेंज है, 1000 वालों की रेंज है। ये पूरा 1 से लेकर के 100 वालों की रेंज है। और ये किसकी रेंज है, मिलियंस वालों की रेंज है ना। तो आप क्लियरली बोल सकते हो बिना मतलब ऐसे सोचो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्लियरली समझ सकते हो ये किसकी रेंज है, मिलियंस की, ये थाउजेंड्स की, और ये 1 से लेकर के 100 की। तो यहाँ बोल सकते हो आप 900 मिलियन 909,098,
ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे 900 मिलियन 900 मिलियन 909,098। ठीक है, आप क्या लिखोगे 900 मिलियन, क्योंकि 900 मिलियन है, देन 909,000 एंड देन 98। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, it is saying write the number name of each of the following numerals in international system। फिर से वही चीज है, I have already told you, इसका एक पार्ट बता दूंगा, बाकी आप अपने आप से कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, एक नंबर लिखा हुआ है 5 then 003 then comma and then it's written 030। I have told you ये रेंज किसकी, थाउजेंड्स की, ये किसकी रेंज है, 1 से लेकर के 100 की और ये मिलियन की। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 5,03,030। हम लिखेंगे क्या 5,03,000 जिसे ना समझ में आ रहा हो ये चीज तो आप ऊपर ऐसे लिख लो ना, 1 10 100 1000 10,000 और 100,000 और फिर मिलियन, इस तरीके के पढ़ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसका उल्टा कर देना है, पहले न्यूमरल लिखा था, वर्ड्स लिखना था, अब वर्ड्स लिखा होगा तो न्यूमरल लिखना होगा, है ना। तो जैसे मैं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का उठाता हूं, here it is written 63 million, it is written 63 million, it is written 63 million 605,000 605,002। ठीक है, सिर्फ 2 लास्ट। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 63 मिलियन, दैट मींस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वंस एंड गोइंग टू 10 मिलियन। ठीक, देन इट्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million and then 10 million। ठीक, क्लियरली देख पा रहे हो 63 मिलियन है, तो 10 मिलियन के नीचे 6 और मिलियन के नीचे 3, दैट इज 63 मिलियन। उसके बाद 605,000, दैट इज 600 10,000 के नीचे 10,000 के लिए कुछ बताया नहीं जा रहा, वहां पे बोला जा रहा है सिर्फ 605,000। तो 100 वाले 1000 के नीचे 6 आ जाएगा और केवल 1000 के नीचे 5 आ जाएगा, 10,000 कुछ पता नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बोला गया सिर्फ 2, मतलब 10 और 100 डिजिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये नंबर अब आप चाहो तो इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, 1 2 3 यहाँ कॉमा, 1 2 3 यहाँ कॉमा। ठीक है, तो इट इज 63,605,002। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी आराम से अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। इट इज सेइंग write with commas and also write the number name of the numeral this in international system and Hindu-Arabic system। एक नंबर दिया गया है, उसको बोला जा रहा है कि आप उसको कॉमा लगाओ हिंदू-अरबिक में और कॉमा लगाओ इंटरनेशनल में, और लिखो भी किसमें, हिंदू-अरबिक में और इंटरनेशनल दोनों में। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दैट नंबर इज। इट इज 695803 685903
5803 is 695803704704 ये नंबर है। इसको आपको पहले कॉमा लगाने हिंदू अरेबिक में, फिर इंटरनेशनल। हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं। इधर करेंगे हिंदू अरेबिक, यहाँ पे करेंगे इंटरनेशनल। ठीक है, चलो हिंदू अरेबिक में यू ऑल नो कि कॉमा पहले 3 में लगता है, फिर 2 में, फिर 2 में इस तरीके से लगता है। तो कॉमा वाले में क्या लिखोगे? 407 देन कॉमा then 3 then 0 then comma then 8 then 5 then comma then 9 and then 6। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया हिंदू अरेबिक फॉर्म, कॉमा का सेपरेशन हो गया। अब इसका मीन भी लिखना है, तो क्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, तो आप ले लीजिए, देखते हैं क्या लिखा है? 69 करोड़ 58 लाख 3,704। देखिए लिखा 69 करोड़ 58 लाख 3,704। दिस इज हिंदू अरेबिक। अब इंटरनेशनल में आते हैं। इंटरनेशनल में कॉमा 3 के बाद लगता है। पूरा डिजिट लिखो 6958037004। ठीक, 3 बस, स्टार्टिंग में लगाना नहीं। अब तो ये मिलियंस का पार्ट है, ये थाउजेंड्स का पार्ट है, और ये 1 से 10 100 तक का पार्ट है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, तो क्या है? 695 मिलियन है ना, 695 मिलियन। ये एक लाइन में लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 803,000 then 704। ठीक है, it is 695,803,704। ठीक, so this is the completion of your exercise 1E and the completion of chapter first as well. In the next class we will be starting in chapter number 2. Thank you. Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed measurement of time. Now today we will solve some numerical problem of this unit. So numerical number first, convert following 24-hour time to 12-hour time. Part A, 18-hour 57 minute and 9-hour 30 minute. So student, as we know that the formula for finding 12-hour clock time is time on 12-hour clock equal to time on 24-hour clock minus 12-hour clock. Student, the time in 24-hour clock is 18-hour 57 minute. Subtract 12-hour clock. After solving, the time will be 6-hour 57 minute PM. Now it's B part. Student, if time
on 24-hour clock, 24-hour clock is less than 12 hour, then that will be simply taken as AM on 12-hour clock. Student, if time on 24-hour clock is less than 12 hour, then that will be simply taken as AM on 12-hour clock. So 9 hour 30 minute on 12-hour clock, 12-hour clock is 9 hour 30 minute AM. Now numerical number second. Convert following 12-hour time to 24-hour time. First part is 3 hour 45 minute PM and second is 11 hour 30 minute AM. Now it's A part. Student, here the time given in PM. So for finding time on 24-hour clock, we will use the formula, that is time on 24-hour clock equal to time on 12-hour clock plus 12 hour. So student, the time in 12-hour clock is 3 hour 45 minute. After adding, the time will be 15 hour 45 minute. Now it's B part. Student, here the time given in AM. So in case of AM, time on 24-hour clock, is simply taken without AM. Student, if time is given AM, so in case of AM, time on 24-hour clock is simply taken without AM. So 11 hour 30 minute AM on 24-hour clock, 24-hour clock is 11 hour 30 minute. So student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chapter first, chemistry and its importance. In this chapter I have told you कि चैप्टर में जो भी कुछ था वो सब हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए फिलिंदा ब्लैंक, ठीक है ना। तो फिलिंदा ब्लैंक में आपको एड दे रखा है इस बॉक्स में। इस एड के थ्रू देखिए एड में क्या क्या है, मेटल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, रिजर्वॉयर,
पेस्टल, हार्ड, है ना, पिपेट, राउंड, रॉड, है ना, ये सारे आपको एड दे रखी और इस एड की हेल्प से आपने क्या करना है, इस FIB को फिल करना है। तो आप जरा देखिए, थोड़ा सेंस लगाइए। आर्टिफिशियल डैश हैव हेल्प्ड फार्मर्स टू ग्रो मोर फूड। आर्टिफिशियल क्या है जो फार्मर्स की हेल्प की, जिससे उनकी फसल अच्छी हुई, जिससे उनकी क्रॉप्स की कल्टीवेशन अच्छी हुई। तो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्या है, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, है ना। यहाँ क्या आ गया बेटे, फर्टिलाइजर। ठीक, आप देखो नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड क्या, आप सोचिए, ऊपर वाले बॉक्स से हेल्प लीजिए, फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्व्स, है ना। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से होती है, तो ये रिजर्वायर्स। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रिजर्वायर, है ना, ठीक है ना। अब देखो डैश इज अ वेरी एसेंशियल मटेरियल फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल मटेरियल कौन सा है, सोचिए, ऊपर में से कौन सा मेटल होगा नहीं, पेस्टल होगा नहीं, हार्ड होगा नहीं, पिपेट होगा नहीं, राउंड होगा नहीं, ये है सीमेंट। सीमेंट इज अ वेरी एसेंशियल मटेरियल फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री। अगर सीमेंट नहीं होगा तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी, हाँ। ब्रिक्स भी होती है पर सीमेंट से तो उसको जोड़ करके खड़ा करते हैं। अगर खाली ईंटें आप लगा दीजिए बिल्डिंग के लिए तो क्या वो बिल्डिंग रुक पाएगी, नहीं ना। सो इसका आंसर ये है। अब देखिए, पेंट्स प्रोटेक्ट डैश फ्रॉम करोजन। अच्छा, पेंट से कौन सी चीज करोजन से रोकी जाती है, ऊपर वाले बॉक्स से देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, यस इट इज मेटल। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, मेटल्स। पेंट्स प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम करोजन। अच्छा, नेक्स्ट इज अ बॉइलिंग ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड अ डैश ग्लास टेस्ट ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है, छोटी सी ट्यूब होती है जिसको हम बॉइल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब यानी हार्ड ग्लास की बनी होती है, तभी तो वो इतने ज्यादा टेम्परेचर को बेयर कर पाती है ना। अब देखो, द सॉलिड सब्सटेंसेस आर ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ डैश इन अ मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, आपने देखा है एक बाउल शेप का होता है पोर्सलेन का, और उसमें एक ऐसा वो लगा होता है, जैसे बन नहीं पाया ठीक से, वो इसको बोलते हैं मोर्टार, है ना। और ये क्या है बच्चों, पेसल। क्या है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पेसल। क्योंकि सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसकी हेल्प से थोड़ा पुश कर करके ग्राउंड किए जाते हैं या ग्राइंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, पेसल। गेट इट। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश इज यूज्ड टू मेजर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, फिक्स क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को किससे हम मेजर करते हैं बताइए, ऊपर वाले बॉक्स में देख लीजिए क्या बच गया, यस इट इज पिपेट। पिपेट से क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी हमारी जो है मेजर हो जाती है। सक आउट कर लेते हैं हम लिक्विड को। पिपेट्स कैन बी ऑफ मेनी मेजरमेंट्स, 15 ml, 10 ml, 25 ml, है ना। तो उसे सक आउट कर लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी ही आती है, ठीक है। A dash bottom flask is used for heating liquid. लिक्विड को हीट करने के लिए कौन सा फ्लास्क यूज करते हैं, कैसे, इट इज राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या है बच्चों, राउंड बॉटम फ्लास्क। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। अब देखो नेक्स्ट है, अ ग्लास डैश इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड। तो ग्लास के साथ क्या आएगा बच्चों, यस इट इज रॉड। तो ग्लास रॉड बेसिकली क्या होती है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ग्लास रॉड एक पतली सी रॉड की तरह होती है और उसको है ना किसी भी लिक्विड पर डाल करके ऐसे ऐसे चलाने का काम करते हैं। जब भी आप हीटिंग कर रहे होते हैं, हीटिंग में मान लीजिए आपको कुछ चलाना है या कुछ स्टॉक करने की जरूरत है, तो ग्लास रॉड बिल्कुल पतली सी रॉड सी होती है और उसको जो है लिक्विड्स के बीकर में या किसी भी चीज में डाल करके उसको लिक्विड को स्टोर करने का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने इस बॉक्स में जो भी हमें एड दे रखी थी उसकी हेल्प से हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर दी। आई होप ये जो एक्सरसाइज है, जो FIB है, वो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे हेल्प लेकर के सब कुछ अपने आप से कर लिया। ऐसे ही आपने भी करना है। आपको ये एड दे रखी है, आपको कुछ नहीं याद करके रखना है, सिर्फ आपने सेंटेंस लिखना और इस एड में से लेकर के
फिल आउट कर देना, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में कोई ध्यान मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss about the fruit, and in my study class we have already discussed the fertilization. So students, after fertilization the zygote is formed. After fertilization what happens? The fusion of male and female gamete, a single cell is formed, is called zygote. And then all the parts of the flower like sepals, petals fall off, and the ovary become fruit and ovule become seed. Now what happened? How the fruit and seeds are formed, we will discuss today. So students, formation of fruit and seed. The flower loses its bright color. You know, after the fertilization, when the zygote is formed, the flower loses its bright color, because the bright color is due to presence of petals. So the petals may shrivel, so it loses its bright color. Sepals, petals, stamen fall off. When it loses bright color, it shrivel, all the parts are shrivel and they fall off from the flower. The ovary increases in size and become the fruit. The ovary, after the fertilization, the ovary become large and increases in size and become the fruit. The ovary wall become the fruit wall, and the wall of the ovary become the fruit wall. Inside the ovary there are ovules. Ovules are present. Inside the ovary there are ovules are present, and these ovules develop the seed. So after fertilization the ovary become fruit and the ovule become seeds. So by this the fruits and seeds are formed. So students, what is fruit? So we can say that fruit is a ripened ovary formed after fertilization. You know, the fruit ovary become fruit, that means fruit is formed by the ovary. So we can say fruit is a ripened ovary formed after fertilization. Students, fruits are of two types. First is dry fruit and second is fleshy fruit. So dry fruit means dry fruit, those fruit which fruit wall is thin and dry is called dry fruit, like pea, cotton, maize, etc. Fleshy fruit, those fruit which fruit wall is fleshy and thick is called fleshy fruit, like mango, tomato, orange, these are fleshy fruit. One more thing students, apple. Apple is a which type of fruit? Is a false fruit. Okay, when the you know that when you cut the apple, there is seeds are present inside the apple and there is a outer covering. This is called ovary. So it is called false fruit. And next is types parts of a fruit. Parts of a fruit. So fruit consists of two parts. First is the fruit wall, means it is also called pericarp, and second is seed. These two fruit consists of two parts. First is pericarp, the fruit wall is called pericarp, and second is seed. So students, this is the figure of mango fruit. You can see that the outer wall and the outer skin of the mango. This is the outer skin of the mango is called epicarp. First of all, I want to tell you that fruits are of two types, dry fruits and fleshy fruits. The fruit wall may be thin or thick. Actually, what is the fruit wall? The ovary wall is from the fruit wall. It may be thick or thin. In some fruit, the wall is thick, and in some fruit, the wall is thick. If the wall is thick and fleshy, that fruit is called fleshy fruit. And those fruit which have the fruit wall is thin and dry is called dry fruit. So in fleshy fruits, those fruit wall is thick and fleshy, is divided into three parts. Means the pericarp is divided into three parts: epicarp, mesocarp, and pericarp. So students, epicarp, mesocarp, and endocarp. This is endocarp. So students, the mango, which is a fleshy fruit,
The outer wall of the mango is the outer skin is called apical, and the middle wall is called fleshy middle layer is called mesocarp, and the inside it there is a seed. This is seed. The outer wall of the seed is very hard and stony. So this stony wall is called endocarp. So students, the fleshy fruit wall is divided into three parts: epicarp, mesocarp and endocarp. The outer layer is called epicarp, middle fleshy layer is called mesocarp, and the outer layer of the seed, which is stony wall, is called endocarp. And inside the fruit there is a seed. So student, what is the function of the fruit? It protects the seed from animal and unfavorable climatic condition. You know that in every fruit, it is enclosed the seeds, and all the fruits, the function of the fruit is to protect the seed from the animals and also from the unfavorable condition. Means it protect the seed, because from the seed the new plant is arise. And it also help in dispersal of seed to distant place. Means when you eat a fruit, then you throw the seeds here and there. So fruit is the source which is responsible for the dispersal of fruit in the distant place. Because we always carry the fruit here and there, we disperse the seed here and there. So it is the responsible for dispersal of seed. It is a storehouse of food material. You know that what is the edible part of a plant is the fruit. So it is a storehouse of food material, that is fruit. So students, that's enough for today. We will discuss the seed in our next class. Thank you students. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I have explained you class 6 geography second chapter landforms, in which I have told you the formation of landforms, and now today I will continue the same chapter. So before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So yesterday I have taught you there are two processes for the formation of the landform. First is endogenic process and second endogenic or external process, and second is endogenic or internal process. And now today I will continue the same chapter. So let us start the chapter. Endogenic or internal movements are of two types. बच्चों वैसे दो movements होते हैं, endogenic और exogenic. तो जो endogenic movements होता है, जिसको कि हम internal movements भी बोलते हैं, are two types: slow movements and sudden movements. Is it clear? तो हम बात करते हैं slow movements. Slow movements are two types: vertical or aprosenic movement, horizontal or orogenic movement. Vertical or aprosenic continental building movement, horizontal or orogenic or mountain building movement. तो इसको vertical movement को हम लोग aprosenic movement भी बोलते हैं और continental building movement भी बोलते हैं, और horizontal movement को हम orogenic movement भी बोलते हैं और mountain building movement भी बोलते हैं. So अब इसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. सबसे पहले है vertical और aprosenic movement. So students, vertical movements are called aprosenic movement. तो vertical movements को क्या कहा जाता है? aprosenic movement कहा जाता है. After the Greek word apiros, जिसका मतलब होता है up continent. तो ये किससे लिया गया है बच्चों? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, apiros से, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है continent, यानी द्वीप. These movements are called the continent building movement. इसीलिए इस movement को हम लोग क्या कहते हैं? Continent building movement भी कहते हैं. So which movement is called the continent building movement? Horizontal, vertical or aprosenic movement are called the continent building movement. These movements generally cause rising or sinking of the crust over large area. तो ये movement क्या होता है बच्चों? These movements generally cause rising or sinking of the crust over large area without fracturing or folding of the rocks. बिना rocks को fracture और fold किए, बिना rocks को fracture किए और fold मतलब मोड़े जो movement होता है, उसको हम क्या कहते हैं? vertical movement कहते हैं. Much of the continent of Africa was subjected to aprosenic movements. तो जितने भी अफ्रीका के continents हैं कैसे बने?
vertical or laterogenic movement or a continual building movement. So students, now next movement is horizontal or organic movements or a mountain building movements. तो पहला क्या था, एप्रोगेनिक movement और a continental building movement. Now second is horizontal or organic movements or a mountain building movements. So horizontal or organic movements may be caused by compressional force or tensional force. तो जो horizontal movement होता है वो कैसे cause होता है बच्चों, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से और टेंशनल फोर्स की वजह से. कंप्रेशनल फोर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. तो फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्मेशन में हमारा क्या फोर्स लगती है बच्चों, कंप्रेशनल फोर्स लगती है. और फॉल्टिंग के प्रोसेस में हमारी कौन सी फोर्स लगती है, टेंसाइल फोर्स लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी गति. अभिसारी गति. तो कंप्रेशनल फोर्सेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. When compressional force act from two opposite directions, the crustal rocks get folded. Anticlinal and synclinal are simple upwards and downwards. तो बच्चों जब compressional force act from two opposite directions, जैसे दो आपकी plates हैं, two plates हैं, there are two plates. तो इसमें बच्चों क्या पढ़ रहा है, इसमें अगर आपका compressional force पढ़ रहा है, compressional फोर्स अगर इस पे पड़ रहा है प्लेट्स पर, तो क्या होगा बच्चों, व्हेन कंप्रेशनल फोर्स एक्ट फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा बच्चों, कंप्रेशनल फोर्स पड़ रहा है, तो द क्रस्टल रॉक्स गेट फोल्डेड. तो जो हमारी रॉक होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, मुड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगी. तो एक रॉक हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी और एक रॉक हमारी नीचे की ओर आ जाएगी. जैसे ये रॉक हमारी जैसे नीचे की ओर आ गई और ये रॉक हमारी ऊपर की ओर उठ गई. Is it clear? So, when compressional force act from two opposite directions, the crustal rocks get folded. Crustal rock क्या हो जाती है बच्चों, फोल्ड हो जाती है. जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है हमारा, ऊपर उठा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एंटीक्लाइन. And while the downward part is syncline. So, anticlinal
फोर्सेस ऑफ टेंशन। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वांटम में कौन सी हमारी फोर्स लगती है, कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, रॉक्स आर समटाइम्स व्हेन द क्रिस्टल रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स, द रॉक्स डू नॉट गेट फोल्डेड। रॉक्स क्या होती है, हमारी फोल्ड नहीं होती है, दे गेट फ्रैक्चर्ड और ब्रेकअप। वो क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस ड्यू टू फोर्सेस ऑफ टेंशन। फोर्सेस ऑफ टेंशन मतलब कि आपका तनाव मूलक बल लगने से, इसको हम लोग कहते हैं तनाव मूलक बल। तो ड्यू टू फोर्सेस ऑफ टेंशन द रॉक्स गेट फ्रैक्चर्ड और ब्रेकअप अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड फॉल्टिंग। दिस लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड फॉल्टिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फॉल्टिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज फोल्डिंग एंड व्हाट इज फॉल्टिंग। फोल्डिंग में क्या होता है बच्चों, ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स द रॉक्स गेट फोल्डेड, द डाउनवर्ड part of fold is called anticlined, while the upward part of fold is called anticlined, while the downward part of fold is called synclined. Is it clear? And in faulting process, due to tensile force, the rocks are not folded, they get fractured or break up along the line of weakness, and this line of fracture is called faulting. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, faulting कहते हैं। I think the concept is clear. When two faults occur side by side, the portion of the crust between two faults may get depressed or uplifted by movement along the fault. When the portion between the faults get depressed to form a long valley, it is called drift valley. तो बच्चों क्या होता है कि जब दो faults occur होते हैं side by side, कैसे, the portion of the crust between two faults may get depressed। तो जैसे हमारे दो faults हैं, ये हमारे occur हो रहे हैं साइड बाय साइड से, तो जो हमारा पार्ट होता है, this part is depressed due to force। फोर्स की वजह से क्या हो गया बच्चों, जो हमारा पार्ट डिप्रेस हो जाता है, दब जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और uplifted by movement along the fault। तो fault की वजह से जो भाग हमारा पार्ट दब जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है, when the portion between the faults get depressed, मतलब जब एक पोर्शन हमारा faults की वजह से डिप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है रिफ्ट वैली को। क्या फॉर्म करता है बच्चों, रिफ्ट वैली को। इज इट क्लियर? When the portion of the crust is uplifted between two adjoining faults, it forms a block mountain। लेकिन जब क्या होता है कि जब ये दोनों पोर्शन अगर हमारे, जैसे ये तीन प्लेट्स हैं हमारी, ठीक है बच्चों, ये हमारी 3 प्लेट्स हैं, तो हमारा यहाँ पे फोर्स हो रहा है। कौन सा फोर्स हो रहा है, टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या हो गया बच्चों, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा ऊपर की ओर उठ गया है। कैसे हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, ये पार्ट देख रहे हैं आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, ब्लॉक माउंटेन्स का। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ब्लॉक माउंटेन्स का। इज इट क्लियर? So students, there are 2 plates. One plate is uplifted by depression, so this part is called block mountains। तो क्या होता है कि when the portion of the crust is uplifted between two adjoining fault, it forms a block mountain। जो ऊपर का भाग हमारा उठ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, this part is known as block mountain। block mountain and
देखिए आप इस पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टेंसाइल फोर्स हो रही है, तनावमूलक बल की वजह से क्या होता है कि पार्ट हमारा क्या होता है बच्चों नीचे की तरफ आ गया, तो दिस इट फॉर्म्स अ रिफ्ट वैली। ये क्या फॉर्म करेगा? रिफ्ट वैली को फॉर्म करेगा। ऊपर उठा भाग हमारा क्या फॉर्म करेगा? रॉक माउंटेन्स को फॉर्म करेगा। और फोर्स की वजह से डिप्रेस हो रही है रॉक्स और नीचे की ओर आ रही है, तो हमारी क्या फॉर्म करेंगी? रिफ्ट वैली को फॉर्म करेंगे। सो द ब्लैक फॉरेस्ट इन ईस्टर्न फ्रांस ऑन either side of the Rhine Rift Valley, another example in the Narmada Valley between Vindhya and Satpura ranges. Is it clear? So slope movements में क्या होता है बच्चों? Slope movements are two types, vertical or apostolic movements or a continent building movements, and second is horizontal or organic movements or mountain building movements. So first movement से क्या होता है? हमारे continent build होते हैं, और second movement से हमारा क्या होता है? हमारे माउंटेन बिल्ड होते हैं। Is it clear? Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, I have taught you chapter 1st and now I will teach you chapter 2 river valley civilization. So at first we discussed, in first video I have discussed the meaning of civilization, a society which has its own highly developed culture and way to life is called civilization. civilization क्या थी? तो after the early man developed the civilization, many civilization in that time, and early time the civilization has divided into 4 parts: Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Chinese civilization, and number 4 Indus Valley civilization. So first we discuss Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilizations की the Mesopotamian civilization, the name of Mesopotamian derived from the Greek words mesos, यानी मेसोपोटामिया शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड मेसो तथा पोटामियन शब्द से लिया गया है. दैट्स यानी मीसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटामोस मीनिंग रिवर. यानी मीसोस मीनिंग मिडिल और पोटामियस मतलब रिवर. यानी इट मीन्स the place of the between the 2 rivers is called Mesopotamia. Now students, I discuss the extent of civilization, कि why या where Mesopotamian civilization in extent. तो मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड पार्ट ऑफ द ईरान. माने 10वीं से the Mesopotamia situated in that time in modern Iraq, माने जहाँ आज क्या है मॉडर्न इराक है, एंड पार्ट ऑफ ईरान माने ईरान का कुछ हिस्सा इस काल मेसोपोटामिया. इट्स सिचुएटेड इन वेस्टर्न एरिया, माने ये क्या था इन वेस्टर्न एरिया, माने वेस्टर्न एरिया वेस्टर्न एशिया, माने एशिया के वेस्ट माने पश्चिम में था. अराउंड माने अराउंड 400 BCE माने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड BCE बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट. 400 यानी अराउंड 400 BCE टू 3500 BCE के मिडिल माने जो मिडिल का टाइम था दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामियन. यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन दैट टाइम. द ग्रेट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन दिस एरिया, माने 10वीं से द ग्रेट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी ये ग्रेट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी फ्लोरिस्ड इन दिस एरिया माने इस एरिया में फ्लोरिस्ड हुई. दैट इज माने इन मॉडर्न इराक एंड ईरान इन फर्स्ट टाइम विच इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, माने जो एशिया का क्या था वेस्टर्न पार्ट था. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन दिस एरिया. मेसोपोटामियन मीन्स
माने इसका मतलब था द लैंड बिटवीन द रिवर्स। द लैंड बिटवीन माने एक ऐसी लैंड, बिटवीन द रिवर्स माने जो टू रिवर्स माने बिटवीन टू रिवर्स के बीच थी। द टू रिवर्स वर द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। यूफ्रेटिस माने द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन flourished between two rivers, Tigris and Euphrates, which brought यानी the rivers, the both side have rivers, यानी the Mesopotamian flourished in the between the two rivers. So these rivers यानी which brought a plentiful supply of water and fertile soil. So the land between the two rivers were very fertile because the plentiful supply of the both rivers. माने क्योंकि इन दोनों नदियों से पानी की जो सप्लाई थी वो क्या थी, प्लेंटीफुल थी, बहुत अधिक थी, और यहाँ की जो जमीन थी वो क्या थी, फर्टाइल यानी उपजाऊ थी। The southernmost region of this civilization are called Sumer. Thus we say the part of south in the Mesopotamian civilization in area are called Sumer. माने the south part of this is called the Sumer, and its people Sumerian. माने its people are also called Sumerian because this civilization is flourished in the south part of Sumer, so the people are called Sumerian. And in the northwest माने northwest of the Sumer, माने सुमेर के northwest में क्या था, religions were known as the Babylonia. माने यहाँ के जो भी religious माने जो भी धर्म थे were known as Babylonia, माने बेबीलोनिया के नाम से, and Akkad माने अक्काद के नाम से जाने जाते थे. The highland in the north was called Eresia. माने हाईलैंड माने यहाँ का जो भी हाईलैंड्स था also called as the Eresia, माने एरेसिया कहा जाता था. Now students we discuss about the sources, माने sources of the Mesopotamian civilization, कि what were the sources, माने how we known about the Mesopotamian civilization, माने हम Mesopotamian civilization के बारे में कैसे जानते हैं. तो sources क्या थे, archaeological and literary sources, माने in that time आर्चियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज सच एज, माने उस समय यानी मेसोपोटामियन के टाइम में कुछ आर्चियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत एंड लिटरेरी माने साहित्यिक स्रोत जो थे सच एज जिगुरात एंड एंड इपिक ऑफ द गिलगामेश प्रोवाइडेड. माने इपिक्स माने जो इपिक्स थे इस समय, इपिक्स मतलब लोगों ने राइट अबाउट द पोएम्स, माने कुछ पोएम लिखना भी स्टार्ट कर दिया था. तो एपिक द गिलगामेश प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. माने these are the sources of the Mesopotamian civilizations. Students, I have discussed the extent of Mesopotamian civilization. Now we discuss the Mesopotamian society. The Mesopotamian society, thus how men lived to start in a society. When the early man, in starting and beginning, lived in a society, then Mesopotamian society have divided in that time 3 parts. First, social division. And what were the social division in the Mesopotamian society? In the Mesopotamian civilization में social divisions क्या थे? तो now students, first class society divided into 3 parts. तो the first class comprised the priest, माने जो first class जो हमारा society था comprised to priest, माने उसमें priest पुजारी आते थे, official and warriors. Official माने official people and warriors योद्धा, among which the king was most powerful. और फर्स्ट क्लास में कौन आता था? किंग माने राजा स्वयं.
वॉज द मोस्ट पावरफुल, माने उस समय सोसाइटी में राजा भी क्या था, मोस्ट पावरफुल, माने सबसे पावरफुल था। They looked after the administrative as well as military aspect of the state. They looked after the administrative. They looked after the administrative, माने उन्होंने क्या किया, looked after the administrative, माने वह अपने प्रशासन की व्यवस्था को देखते थे। माने राजा स्वयं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड मिलिट्री पावर एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, माने अपने स्टेट की हिमसेल्फ माने स्वयं देखता था। द सेकंड क्लास, माने इन द सोसाइटी डिवाइडेड इन सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास कंसिस्टेड ऑफ द बिजनेसमैन, माने सेकंड क्लास में इंक्लूडेड थे, कौन इंक्लूडेड थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, एंड स्किल्ड लेबरर who looked after the economic welfare of the society। माने 10वीं से कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सेकंड क्लास had included any businessman, professional and skilled laborer who looked after the economic welfare of the society, माने जो समाज की आर्थिक व्यवस्था को देखते थे। इन थर्ड सोशल क्लास, माने जो थर्ड हमारी क्लास थी या थर्ड जो सोशल क्लास थी, कंसिस्टेड ऑफ स्लैव्स, माने थर्ड क्लास में कौन इंक्लूडेड थे, स्लैव्स, माने जो दास थे। These people were engaged in agriculture, माने ये लोग engaged थे उस समय एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, माने इस समय यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में these people माने ये लोग जो थे engaged थे एग्रीकल्चर में, क्राफ्ट में, ट्रेड में एंड कॉमर्स में। Now students, I have discussed the Mesopotamian civilization. Tomorrow I will teach you Mesopotamian family. Thank you for attending this class. सुस्वागतम, मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को रूप के बारे में बता रही हूँ। संस्कृत में हर शब्द के रूप चलते हैं, वो शब्द रूप और धातु रूप होते हैं। दो तरह के शब्द होते हैं, पहला होता है शब्द रूप और दूसरा होता है धातु रूप। धातु का मतलब होता है क्रिया, वर्ब, ठीक है, यानी वर्ब के भी रूप चलते हैं और वर्ब को यानी धातु पदों को या क्रिया पदों के अतिरिक्त जो भी है वो शब्द उनके भी रूप चलते हैं। तो इस तरह से तो असंख्य रूप होते हैं। आप कहाँ तक हर शब्द का रूप याद करेंगे, आपको सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए। एक शब्द याद करिए, एक शब्द का रूप, जैसे कि बालक शब्द का रूप आपने याद किया तो इसी से 10, 20, 50 कितने भी रूप बन सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, और उसके बाद संबोधन होता है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 88 पर ये बालक शब्द का रूप है। करना क्या है जो मैं आपसे कह रही हूं, और ये शब्द रूप है, ये ध्यान रखें। आप जिस भी शब्द का रूप पढ़ रहे हैं, जैसे बालक शब्द है तो इस शब्द को पहचानिए। पहले बालक, जो भी बालक या और भी जो शब्द है वो किस लिंग में आ रहा है। जैसे बालक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, अब आपको लिंग पता हो गया। इसके बाद देखिए कारांत कौन सा, कारांत यानी इस शब्द के अंत में स्वर कौन सा है। जैसे बालक, का में कौन सा स्वर निकला, आ, तो हम ये बोलेंगे कि बालक शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से आपके सामने जो भी शब्द आएगा उस शब्द की पहले पहचान करें। तो जैसे आपने बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप याद किया, तो इस तरह से जितने और भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे राम है, देव है, ईश्वर है, सूर्य है, इस तरह से जितने भी होंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, उनके रूप राम की तरह ही चलेंगे, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। बस आप शब्द की पहचान करिए। तो आपको करना क्या है कि आप ये बालक शब्द का रूप लर्न करेंगे। ठीक है, कैसे लर्न करना है? उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। ये विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सुने कैसे आपको पढ़ना है और फिर लर्न करना है। लर्न करने के बाद आप राइट करके भी देखेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो बालकाः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकांत बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य ये षष्ठी है, बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। अब संबोधन आएगा, हे बालकः, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। इस तरह से 7 विभक्तियों के रूप आप ऐसे याद करेंगे, पूरी पूरी विभक्ति, यूं नहीं बालका बालको बालका, ऐसे आप लर्न करें। ठीक है, तो बच्चों इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसे पढ़ें और लिखें। लिख करके आप देखें आपने सही लिखा है या नहीं। सारे बच्चे इस शब्द रूप को लर्न करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning students. बच्चों, this is class 6E. Subject is computer and the chapter is file management and data organization. Today's topic is moving data from one drive to another drive. That means आप एक फाइल के डेटा को आप दूसरी ड्राइव में हम लोग कॉपी करेंगे, मूव कराएंगे। What is the meaning of moving? Moving means deleting file or folder from original source and bringing it another place. That means कि एक प्लेस से जो डेटा आपकी जो फाइल और फोल्डर है उसको हम लोग डिलीट करेंगे वहां से और वो दूसरी जगह उठा के उसको मूव कराएंगे। दैट मीन्स सपोज अगर मैं इस समय यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं दूसरे प्लेस में नहीं दिखाई पड़ रही। अगर मैं इधर मूव कर गई सपोज तो अब मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि जो डेटा आपका है वो एक समय में सिर्फ एक ही प्लेस पर दिखाई पड़ेगा। इट इज कॉल्ड द मूविंग। मूविंग मीन्स डिलीटिंग अ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एंड ब्रिंगिंग अनदर प्लेस। ओके, ये हो गया आपका डिलीटिंग। The process is how to move data or how to delete data from one drive to another. First is locate file and folder that you want to move. Suppose that कि आपको एक फाइल और फोल्डर जो है, suppose आपको select one file and folder which you want to delete it. Suppose that you select a C drive. From C drive file is ALP. Okay, you select this file and right click on it. Suppose that this is the file, you right click on this file and select the cut option. When you right click with the help of mouse, you can see a sub menu open where cut option is displayed. Click on cut option. Click on this option and the file you can see that the file will be cut from that place. Next, use Windows Explorer and open another drive or the same drive where you want to select file. You want to paste file and folder. Suppose that you select the E drive. Okay, you select the E drive and click on blank space and click on the paste option and right click on the blank space and click on paste option.
पेस्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू कैन सी दैट कि द मूव्ड फाइल विल बी पेस्टेड ऑन दिस ड्राइव। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स आपको कट के लिए और कॉपी के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कट के साथ आपका पेस्ट ऑप्शन जो है वो यूज होगा, सेम एज आपका जैसे कॉपी के साथ आपका पेस्ट ऑप्शन यूज होता है। यानी कि पेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका कट एंड कॉपी दोनों में ही यूज होगा, यानी कि कट में भी यानी कि मूव कमांड में भी और आपका कॉपी कमांड में भी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ it is also called, this process is also called cut and paste method. This method is also called cut and paste method. And another way, the second method, how to move file or folder on another drive. First is select file and folder, press Ctrl plus X key, select another drive where moved file. Okay, press Ctrl plus V key. You can see that moved file display on selected drive. Now student, the next topic is moving data between source devices, storage devices. What is the storage devices? Storage devices, these are the external devices which store data. It is also called the secondary storage devices. Some examples are storage devices are CD, DVD, pen drive, etc. Okay. Now, what is the writing of data? The process of transferring data from memory of a computer, that means transferring of data from computer to a storage device is called writing. That means transferring our data from computer to pen drive, CD drive or DVD. This is called the writing. Okay, what is the method? What is the burning? What is the burning? This is an important class 6 student. Listen very carefully. What is the burning? Burning means writing our data on CD, DVD or pen drive. In general, basically burning word used, writing our data on CD. Clear student? Now, today we discuss the method of burning, that means method moving data from computer to storage device. Now, moving data between storage device. The process, first step is insert a rewritable CD. Insert a blank rewritable CD. Second step is double click on computer on the desktop. Okay. And third point, double click on the CD RW drive where you insert a CD. Enter a name in the disk title field. Next point is click on with a CD player to burn a master CD. Click on next. Drag and drop data file to the
CD. Click on Burn to disk display dialog box. In this dialog box, if you burn a data CD DVD, the file will be written to the CD. The file will be automatically extracted when the burning process is completed. So student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.